बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाजरीन को इस वक्त हम मशरिक़ वस्ता के उस इलाके की खबर देते हैं जो इस वक्त जंग में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसराइल और फ़लस्तीन में जारी जंग 7 अक्टूबर से जारी। आज 12वां दिन। फ़लस्तीन में मरने वाले निहत्ते लोगों की तादाद जो है वो करीबन 4000 तजावुज़ कर गई है। करीबन 4000 लोग जो हैं वो फ़लस्तीन में अभी तक इस बमबारी में मारे गए हैं जो इसराइल ने गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार जारी रखी है। और इसराइल में मरने वालों की तादाद जो है वो 1500 पहुंच गई है। ज़ख्मियों की तादाद फ़लस्तीन में 11500 और जिस तरह से इसराइल से ख़बरें आ रही है वहाँ पर ज़ख्मियों की तादाद जो है वो करीबन 3500। लेकिन अभी की सबसे बड़ी ख़बर जो आपको मैं दे रहा हूँ वो ये है कि अल अरेबिया हॉस्पिटल, अल अहल अरेबिया हॉस्पिटल जो है गाज़ा में, उस पर इसराइल ने ख़बरों के मुताबिक अल जज़ीरा की एक ख़बर आ रही है जिसके मुताबिक वहाँ पर बमबारी की गई, हॉस्पिटल के अंदर बमबारी की गई। ये भी बताया जा रहा है कि कई एक लोग जिनको इसराइल की जानिब से ये वार्निंग दी गई थी कि वो गाज़ा पट्टी को छोड़ दें, जो सऊदर्न पार्ट है गाज़ा पट्टी का उसको छोड़ के वो इजिप्ट रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग की जानिब जाएँ, तो लोगों ने कहीं ना कहीं वहाँ पे पनाह भी ली थी हॉस्पिटल में। लेकिन इसराइल के जो जासूस तैयारे हैं और बाकी जो उनकी IDF इसराइली डिफेंसेस दिफाई फ़ौज है, उन्होंने कल शाम को ये लगभग रात के वक्त बमबारी होती है हॉस्पिटल में। अल अहली हॉस्पिटल जो है गज़ा का, वहाँ पर उस पर बमबारी होती है और बमबारी में अभी तक जो है मरने वालों की तादाद 500। ये नया अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ फ़लस्तीन के गाज़ा से, जहाँ पर मरने वालों की तादाद जो है 500 हो गई है और 500 लोग जो हैं अभी तक इस बमबारी में मारे जा चुके हैं। ये कल की खबर है। और अभी तक ज़ख्मियों की तादाद, चूँकि हेल्थ मिनिस्ट्री का ये डेटा है, अभी तक जो ग्राउंड सिचुएशन है, चूँकि हेल्थ मिनिस्ट्री भी डेटा जो है अभी अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह खबर आ रही है कि अभी तक मरने वालों की तादाद जो है 500 हो गई है इस बमबारी में जो इसराइल की जानिब से अल जज़ीरा के मुताबिक कल की गई है। तो दोस्तों, ये जंग बहुत एक ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहा है। मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि मैंने आपको ये पहले भी कहा था अपने प्रोग्राम्स में कि अगर इस जंग में हिज़्बुल्लाह शामिल होती है, अगर इस जंग में ईरान शामिल होता है, तो ये जंग एक नया रुख इख्तियार करेगी। और अब वो रुख ये जंग इख्तियार कर चुकी है। चूँकि लेबनान की अगर हम बात करें तो लेबनान पर भी इस वक्त इसराइल की जानिब से हमले किए जा चुके हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में हिज़्बुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर हमला करना शुरू किया है। और जिस पर अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, ईरान की जानिब से एक खबर आ रही है। ईरान के जो हुसैन अल हयान हैं, वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उनका एक बहुत बड़ा बयान अभी अभी सामने आ गया है। उनका कहना है कि अब जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ईरान के, वो अब पेशकदमी करेंगे। इसका मतलब यह है कि ईरान भी इस जंग में कहीं ना कहीं अब हमास और हिज़्बुल्लाह के साइड में जा रहा है और उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन इधर दूसरी जानिब से आपको थोड़ा सा मैं इसके हवाले से क्रक्स ऑफ द स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जो ये हमला हमास की जानिब से 7 अक्टूबर को हुआ, जिसमें इजरायली जो मोसाद है, दुनिया की सबसे बड़ी और काबिल तरीन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसमें शुमार होती है। मोसाद के चीफ ने कहा कि ये उनका फेलियर था। इसराइल के जो डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं उन्होंने कहा कि ये उनका भी फेलियर था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस हमले के बाद सबसे पहले अमेरिका ने कहा कि हम इसराइल के साथ हैं और इस जंग में इसराइल का साथ देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे अगर हम लाइंस को कनेक्ट करें और डॉट्स को कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने सबसे पहले इसराइल का साथ देना शुरू किया। उसके बाद चाइना ने कहा कि अमेरिका को एक ज़िम्मेदाराना तरीके से ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए था, बजाय कि वो एकदम किसी कंट्री के सपोर्ट में आ जाता है और किसी कंट्री के खिलाफ जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट्स ये हो जाती है कि रशिया, व्लादिमीर पुतिन कल चाइना गए। क्यों गए? जंगी सूरत हाल के बीचों बीच आखिरकार वो क्यों पहुंचे चाइना जिनपिंग से मिलने के लिए? ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अभी रशिया का एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है कि वो इमीडिएटली
अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें उनका साथ दिया है अरब इमारात ने, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो अब ये जंग एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। रीजनल वॉर के साथ साथ अब कहीं ना कहीं ये आलमगीर जंग में तब्दील होने की कगार पर है। मैं आपको बार बार ये इशारा दे रहा हूँ, चूँकि फ़लस्तीन की अगर हम बात करें, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कौन कौन से मुल्क हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कौन कौन से मुल्क हैं? सबसे पहले फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ वेस्ट है, यानी मगरबी दुनिया जो है, यूरोप और अमेरिका, ये वेस्ट के फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं, इज़राइल के हक़ में बोल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया, कहीं ना कहीं वो भी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है और इज़राइल के हक़ में है। फ्रांस, वो भी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इज़राइल के हक़ में। आप देखिए किस तरह से वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड एज ऑफ नाउ सिंस दिस वॉर गोज़ ऑन, बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ the whole world seems to be divided on this war. Since I told you West is completely siding Israel, and apart from that the other countries जो इज़राइल के ख़िलाफ़ हैं और फ़लस्तीन के हक़ में हैं, उनमें से मिस्र हैं, उनमें से उर्दन, उनमें से टर्किया, उनमें से सऊदी अरेबिया, उनमें से चूँकि मुल्क हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के हक़ में 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा है। हाल ही में आपने देखा कि वज़ीर जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का सबसे बड़ा हल और मसले का हल 2 स्टेट सोल्यूशन है, जो टर्किया ने भी कहा, जो चाइना ने भी कहा, जो रशिया ने भी कहा। 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो फ़लस्तीन का हक है और हल भी है। ये एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं मुल्क हिंदुस्तान भी फ़लस्तीन के हक में 2 स्टेट सोल्यूशन के हक में है। और चूँकि अब अगर हम बात करें बाकी जो ताकतवर मुल्क हैं या ममालिक हैं दुनिया के, सऊदी अरेबिया में हाल ही में जो एंटनी ब्लिंकन हैं, उनको बहुत बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा जब मोहम्मद बिन सलमान से वो मिलने आए और वो सालिसी कर रहे थे कि किस तरह से जो इज़राइल और सऊदी अरेबिया की टाइज़ है नॉर्मलाइजेशन के हवाले से। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि वो एक सेम पेज पे आ रहे थे और सऊदी अरेबिया तस्लीम करने जा रहा था इज़राइल को, शायद कुछ माह के बाद या 1 या 1.5 साल के बाद इज़राइल को तस्लीम करने जा रहा था सऊदी अरेबिया। क्योंकि जब सऊदी अरेबिया जो ख़ासकर मरकज़ माना जाता है मुसलमान दुनिया का, वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हज करने के लिए जाते हैं। मुसलमानों का एक अकीदा है सऊदी अरेबिया की ज़मीन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो इज़राइल को तस्लीम करने की कोशिश में था। लेकिन उसके बाद ये होता कि पूरी मुसलमान दुनिया में एक मैसेज चला जाता कि जब सऊदी अरेबिया ने इज़राइल को तस्लीम किया है तो यकीनी तौर पर बाकी ममालिक भी करते। अब उस पे सबसे बड़ा हिटबैक इस वक्त है जो अमेरिका कोशिश कर रहा था किसी ना किसी तरह से उन ताल्लुकात पर कोई असर ना पड़े। एंटनी ब्लिंकन इसीलिए गया था सऊदी अरेबिया। वहाँ पे आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान, पहली बार मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत बहादुराना और दिलेराना जो हरकत है वो की है। एंटनी ब्लिंकन आए और मोहम्मद बिन सलमान ने उसको 6 घंटे वेट कराया। उसके बाद कहा डिनर पे मिलते हैं। डिनर की बात जब आई तो जो मोहम्मद बिन सलमान का ऑफिस है, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन को कहा कि डिनर पे भी वो अवेलेबल नहीं है, आप कल आ जाएं। तो दूसरे दिन फिर मुलाकात देते हैं लगभग 14-15 घंटे के बाद एंटनी ब्लिंकन को मोहम्मद बिन सलमान, जो आज तक कभी भी अरब दुनिया ने नहीं किया है। आज तक जब भी अमेरिका की जानिब से कोई आता था तो अरब ममालिक के जो सरबराहान थे वो उनको रिसीव करने जाते थे, जो अगर वजीर खारजा के साथ साथ बाकी जो आम लीडरान अमेरिका से आते थे। तो एंटनी ब्लिंकन जब सऊदी वली अहद से मिले तो उन्होंने सीधे तौर पर वली अहद का कहना था कि आप फ़लस्तीन में जंग बंदी कब करा रहे हैं, आप फ़लस्तीन के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ कब दे रहे हैं, आप फ़लस्तीन के शहरियों को ईंधन, राशन और इंसानी इमदाद कब दे रहे हैं। यह मोहम्मद बिन सलमान का कहना था। एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल की बात की कि आपके जो ताल्लुकात हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि आप उसकी फ़िक्र इस वक्त ना करें, मेरे लिए वो कोई माने नहीं रखता है इस वक्त
सिर्फ फ़लस्तीन में आप क्या कर रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। तो चूंकि एक बहुत बड़ी वेबसाइट ने लिखा है कि जब एंटनी ब्लिंकन ने यह सुना मोहम्मद बिन सलमान की ज़ुबान से तो उनके होश उड़ गए। वो सोचने लगे कि क्या ये वही मोहम्मद बिन सलमान है, क्या ये वही मोहम्मद बिन सलमान है। उनका रंग उड़ गया, तो वो हजीमत से वापस चले गए वहाँ से। और अब इस वक्त डेवलपमेंट्स ये हो रही है, चूँकि अल अहल जो हॉस्पिटल है उस पर हमला किया गया, बमबारी की गई। ये सिर्फ चंद घंटे पहले की मैं ख़बर दे रहा हूँ आपको, जब ख़बरों के मुताबिक इजरायली जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने हॉस्पिटल पर बमबारी की, जिसमें सिर्फ चंद मिनटों के अंदर या 1 घंटे के अंदर 500 लोग मारे जा चुके हैं और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। अभी डेटा किसी के पास भी नहीं है, चूँकि वो इस वक्त गाज़ा करबला में तब्दील हो चुका है। मीडिया को भी उतनी एक्सेस नहीं है वहाँ पे, और मीडिया भी कहीं ना कहीं जाने से कतराता है। अब लोकल रिपोर्टर्स जो हैं, वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट जो हैं, वो कहीं ना कहीं खबरें देते हैं, वही हेल्थ मिनिस्ट्री को भी डाटा देते हैं। अब इस वक्त फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, मैंने आपको पहले ही कहा कि हिजबुल्लाह इसमें आ गया है। साउदर्न जो पार्ट्स हैं इसराइल के, साउदर्न लिबनान की जानिब से एंटी टैंक मिसाइल्स इस वक्त दागे जा रहे हैं, और इजरायली फोर्सेस को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है इस वक्त। और ईरान ने कहीं ना कहीं, मैंने आपको पहले भी कहा, वज़ीर ख़ारजा जो हैं ईरान के हुसैन अल हयान, उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है कि चंद घंटे के अंदर अंदर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं वो पेशकदमी करेंगे। इसका मतलब यह है कि ईरान ने कहीं ना कहीं सीधे जंग की धमकी दी है। लेकिन यहाँ से दूसरी जानिब अमेरिका ने बहरी जहाज़ जो भेजे हैं, 2 बहरी जहाज़, बड़े बड़े जो बहरी बेड़िए होते हैं, इस वक्त इजराइल की सरहद, समंदरी सरहद पर मौजूद हैं। वो फ़िलहाल फ़लस्तीन के जंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारा यह है कि अगर ईरान, उनका सिर्फ कंट्रोल और नज़र उनकी जो है वो ईरान पर है, अगर ईरान ने कहीं ना कहीं हमला किया, अगर ईरान ने कहीं ना कहीं इस जंग में साथ दिया, तो अमरीकी जो जहाज़ हैं वो शायद इसीलिए आ गए हैं, ये रिपोर्ट्स कहते हैं। अब टर्किया का एक बहुत बड़ा रोल बनता है यहाँ पे। टर्किया के रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने कहीं ना कहीं मशरिक़ वस्ता के किसी भी मुल्क पर हमला करने की कोशिश की, या अमेरिका ने कहीं ना कहीं इस जंग में हिस्सा लेने की कोशिश करी, जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के मुताबिक इस वक्त अमेरिका डायरेक्टली इसराइल का साथ दे रहा है उनके मुताबिक, तो टर्किया भी इस जंग में शामिल हो सकता है। अब दोस्तों, सूरत हाल क्या बनी हुई है अभी इस वक्त, चूँकि लगभग 4,500 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, 1500 इजरायली शहरियों की भी मौत वाक़ा हो गई है, जिसमें लगभग करीबन 350 अफवाज इसराइल भी शामिल हैं। इसी तरह से फ़लस्तीन में भी हमास के बहुत सारे जो आर्म्ड लोग हैं वो भी मारे जा चुके हैं। अब सूरत हाल इस वक्त ये बनी हुई है कि फ़ज़ा में सिर्फ आप शोर, धुआं, दहशत और जंगी तैयारों की आवाज़ें इस वक्त सुन रहे हैं। और जिस तरह से अभी की मैं आपको डिटेल दूं थोड़ी सी, इस वक्त क्या डेवलपमेंट हो रही है। इस वक्त चाइना और रशिया कहीं ना कहीं उनकी नज़र है। चाइना ने अभी चाइना का बयान आया है, चाइना की जानिब से बहुत बड़ा बयान आया है कि अमेरिका को एक रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करना होगा। अमेरिका ने अगर इस जंग में जाने की कोशिश की तो ये खित्ते के लिए बहुत बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब IDF ने, इजरायली दिफाई अफवाज जो हैं, उन्होंने एक और नॉर्दर्न गज़ा के लोगों को कहा कि आप भी इवैक्यूएट हो जाएं। इससे पहले साउदर्न जो एरियाज़ थे उनको कहा गया था, अब नॉर्दर्न एरियाज़ को कहा गया है कि आप भी यहाँ से चले जाएं, अपनी ज़मीन से आप चले जाएं फ़िलहाल जब तक जंग जारी है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान आ गया है IDF की जानिब से। तो मैंने आपको कहा कि जिस तरह से चाइना और रशिया का रोल इस वक्त इसमें बना है, वो बहुत बड़ा रोल है। अभी की खबर है कि एंटी टैंक मिसाइल हिजबुल्लाह की जानिब से एक बार फिर इजरायली फोर्सेस पर फेंका गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर। एंटोनियो गुतेरेस का एक बहुत बड़ा बयान आ गया है कि उन्होंने कहा कि वो बहुत शौक में इस वक्त हैं, जिस तरह से कल अल अहल हॉस्पिटल जो है गाज़ा में, उस पर हमला किया गया, जिसमें 500 फ़लस्तीनी लोगों की मौत वाक़ा हो गई। और एंटोनियो गुतेरेस जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने कहा है कि 10 लाख लोगों की हिजरत, 10 लाख लोगों की नकल मकानी कोई आसान बात नहीं है, एक इंसानी बहरान पैदा होगा।
इधर इजिप्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। इजिप्ट, मैं भूल गया था आपको बोलना कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो वाहिद एक क्रॉसिंग है। इजिप्ट इस वक्त एज जेलर काम कर रहा है। क्यों, किस तरह से जेलर काम कर रहा है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि हाँ, इस खबर से पहले रफा क्रॉसिंग से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बताने जा रहा हूं कि जो बाइडन आज इजराइल का दौरा कर रहे हैं, वो निकले हैं अपनी एयरफोर्स के साथ वाशिंगटन से और आ रहे हैं वो इजराइल। उनको मिलना था 4 मशरिक़ वस्ता के बड़े ममालिक के सरबराहान से, जिसमें फ़लस्तीन के महमूद अब्बास भी शामिल थे, जिसमें जॉर्डन के सरबराह भी मौजूद थे और जिसमें इजिप्ट के सरबराह मौजूद थे। देखिए, ये 4 जो सरबराहान मिल रहे थे, ये इस जंग में एक नया मोड़ लेता। शायद कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्टअप होता फ़लस्तीन के हमास पर कि आप यरगमालियों को छोड़ दें, 199 यरगमाली जो आपके पास हैं उनको छोड़ दें। लेकिन कल के हमले ने, जो इजराइल की जानिब से कल अल अहल हॉस्पिटल पर हमला किया गया, जिसमें मिनटों में 500 लोग मारे गए, तो उसके बाद जॉर्डन के सरबराह, मिस्र के सरबराह और फ़लस्तीन के महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सरबराह हैं, वहाँ पे एज हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले प्रोग्राम में बताया था कि हमास और पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है वो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं। हमास वेस्ट बैंक यानी गाज़ा में सरकार चलाती है और महमूद अब्बास जो है वो पैलेस्टीन में सरकार चलाते हैं, यानी वो माफ़ कीजिएगा, हमास गाज़ा में सरकार चलाती है और जो वेस्ट बैंक की सरकार है वो महमूद अब्बास चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो महमूद अब्बास को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहा था। जो बाइडन का यह कहना था कि अगर इजराइल ने ज़मीनी कब्जा किया तो शायद वो सरकार महमूद अब्बास को देते, शायद महमूद अब्बास को निगरान हुकूमत देते कि आप फिलहाल इस हुकूमत को चलाएं, आपके साथ इजरायली अफवाज भी रहेगी। ये शायद ये एक एनालिसिस है। लेकिन जो बाइडन अब आ रहे थे, वो मुलाकात कर रहे थे, बैरूत में ये मुलाकात होनी थी, तो लेकिन अब इनकार किया है तीनों ने, मिस्र ने भी, जॉर्डन ने भी और महमूद अब्बास ने भी इनकार किया है कि आप एक तरफ से हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, आप एक तरफ से, ये महमूद अब्बास का कहना है, एक तरफ से हमारे आम लोगों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ से आप बातचीत की बात कर रहे हैं। ये नहीं होगा। टॉक्स एंड अटैक्स कांट गो टुगेदर, ये महमूद अब्बास का कहना है। तो दोस्तों, अब रफा क्रॉसिंग की मैं आपको बात कर रहा हूँ। फिलहाल ये मुलाकातें जो है ये नहीं होंगी, क्योंकि आइस ब्रेकिंग के हवाले से जो बाइडन आ रहे थे वो किसी न किसी तरह से मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनके हवाले से एक कलीदी किरदार वो निभाएं, ताकि वो किस तरह से इजराइल की हिमायत करें या क्या करें। जो बाइडन इस वक्त चूंकि चाइना और रशिया के मुताबिक एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अब रफा क्रॉसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि इजिप्ट एज जेलर काम कर रहा है इस वक्त। यानी जेलर क्यों काम कर रहा है? इजिप्ट रफा क्रॉसिंग पर इस वक्त लाखों की तादाद में बेसहारा लोग हैं। वो चाहते हैं कि वो इजिप्ट में दाखिल हों, लेकिन इजिप्ट उनको अपने हुदूद में दाखिल होने से इनकार कर रहा है। शायद उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। इजिप्ट क्यों इनकार कर रहा है? पहले, इजिप्ट इसलिए इनकार कर रहा है कि इजिप्ट ये चाहता है कि अगर फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन छोड़कर चले गए तो शायद उस पर कब्ज़ा हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है, एक बात ये भी हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि इजिप्ट ये चाहता है कि अगर इतनी ज़्यादा तादाद में रिफ्यूजीज़ उनके इलाके में आते हैं तो वो उनका क्या करेंगे? 10 लाख लोग या 20 लाख लोग या 5 लाख लोग अगर उनकी हुदूद में एट अ टाइम दाखिल होते हैं तो वहाँ पे कोहराम मचेगा, तो वहाँ पे लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। तो शायद इजिप्ट इस हवाले से भी सोच रहा है। लेकिन इस वक्त रफा क्रॉसिंग पर ह्यूमन इमदाद जो है, इंसानी इमदाद, बहुत ज़्यादा तादाद में ट्रक्स मौजूद हैं। उनको कहीं ना कहीं इजराइल भी अभी आने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो लेकिन मिस्र पर इस वक्त बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकता है मिस्र, क्योंकि मिस्र और इजराइल के ताल्लुकात भी इससे पहले काफ़ी ख़राब रहे हैं। मिस्र ने हमला किया था इजराइल पर, फिर इजराइल और मिस्र की लड़ाई, फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एग्रीमेंट्स हुए, ट्रीटीज़ हुई, जिसमें मिस्र और इजराइल के ताल्लुकात ठीक हो गए। और मशरिक़ वस्ता में पहला मुल्क जो है मिस्र, वो है जिसने इजराइल को तस्लीम किया था कहीं ना कहीं माहिदे के ज़रिए, जब जंग हुई, खूनी जंग हुई। तो लेकिन मिस्र इस वक्त फ़लस्तीन के साथ भी है, फ़लस्तीन के साथ है
हमास के साथ कहीं ना कहीं वो दबे दबे अल्फाज में है, चूँकि एक पावरफुल मुल्क है मिस्र। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस करवट ये हालात जो हैं वो बैठते हैं। लेकिन अभी के हालात ये हैं कि जंग नहीं रुक रही है, न थमने वाला सिलसिला इंसानी लाशों का, और मास ग्रेव्स बनाई जा रही हैं फ़लस्तीन में। इज़राइल में भी मरने वालों की तादाद 1500 पहुँच गई है। 199 यरगमाली जो हैं वो हमास के पास हैं। हमास के ठिकानों को हम तबाह कर देंगे, ये नेतन्याहू का कहना है, जो और डिफेंस मिनिस्टर भी उनके इस वक्त जंगी जुनून पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो दुनिया है उनके मफादात अगर एक साइड हों तो शायद ये जंग रुक भी सकती है, इंसानी जानें मज़ीद मरने से बच भी सकती हैं। लेकिन अमेरिका के जो बाइडन जो इस वक्त इसराइल का दौरा कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो इसराइल का दौरा करते, वो अपने हम मनसब, चीनी हम मनसब, रशिया के हम मनसब और बाकी जो ताकतवर मुल्क हैं उनके साथ अगर मिलते तो शायद वो ज़्यादा अच्छी बात होती, शायद उससे कोई नतीजा सामने आता। लेकिन इसराइल से मिलना कहीं ना कहीं इस वक्त बड़ी जंग का इशारा दे रहा है। कहीं ना कहीं इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जंग एक आलमगीर जंग की तरफ इशारा दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजूर डार के साथ में शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए।